Discuss this question. A sphere is dropped under gravity through a fluid of viscosity eta. Taking the average acceleration as half of the initial acceleration, so that the time taken to attain the terminal velocity is independent of the fluid density. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो लेट ये कोई स्फेयर है, अभी ड्रॉप किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो इनिशियल स्पीड रहेगी वो रहेगी 0, और जिस फ्लूइड से ये गुजर रहा है उसकी जो डेंसिटी है, फ्लूइड की डेंसिटी, लेट अब हम उसको रो डैश मान लेते हैं, और लेट इसकी जो डेंसिटी है वो है रो। मैं लिख देता हूँ, लेट रो इज द डेंसिटी ऑफ स्फीयर एंड रो डैश इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी वो लिक्विड है, लिक्विड लिख सकते हैं आप। और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो है ईटा। टेकिंग द एवरेज एक्सेलरेशन एज द हाफ ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन, सो दैट द टाइम टेकन टू अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लूइड डेंसिटी। तो जो टाइम आएगा उसमें ये रो डैश नहीं आना चाहिए, जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो उससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए टाइम। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है पहले मैं वो बता देता हूँ। मान लीजिए कोई भी फ्लूइड है, उसमें से जब कोई ऑब्जेक्ट गुजर रहा होता है तो एक ऐसी कंडीशन जब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल आ जाए। अब अपवर्ड फोर्स कौन सी लग रही होगी इस पर? अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। इसके अलावा ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी, और डाउनवर्ड क्या लग रही है? वेट। तो जब ये कंडीशन हो जाती है कि अपवर्ड नेट फोर्स डाउनवर्ड नेट फोर्स के इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स उस पर 0 लगेगा, और जब नेट फोर्स उस पर 0 लग रही होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, और वेलोसिटी जो उसकी स्पीड होगी वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट। तो उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इट मींस इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी व्हाइल फाइलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब वो मैक्सिमम वेलोसिटी जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड से या फ्लूइड से गुजर रहा हो, तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। और इसकी कंडीशन क्या चाहिए होने की कि उस ऑब्जेक्ट पर, उस बॉडी पर, उस स्फीयर पर जो भी चीज गिर रही है उस पर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो लेट जब ये जो स्फीयर है वो यहां पर आ चुका है इस पॉइंट पर, तो इसका वेट कहाँ है? नीचे की तरफ, ठीक है। इस पर अपथ्रस्ट फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। तो जब ये एंटर कर रहा है, व्हेन इट एंटर्स इन फ्लूइड, तो मैं ये कह सकता हूं उस पर जो नेट फोर्स होगी एफ नेट, ये इनिशियल नेट फोर्स है, वो किसके इक्वल होगी? वेट ऑफ द स्फीयर क्योंकि ये डाउनवर्ड है, और इसमें से माइनस कर देंगे। अब नीचे आ रहा है ना, तो ये ग्रेटर होगा देन दी अपथ्रस्ट फोर्स से, तो वेट ऑफ दी जो अपथ्रस्ट फोर्स होगी वो इक्वल होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो फ्लूइड में जा रहा है तो उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी, और वो अपथ्रस्ट फोर्स किसके इक्वल होगी? जो उस वेट, जो उस फ्लूइड का वेट होगा जो कि डिस्प्लेस हो गया है इस स्फीयर की वजह से। तो मैंने लिखा वेट ऑफ स्फीयर माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स किसके इक्वल होगी? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, W इक्वल टू mg, वेट इक्वल टू होता है mg के, और डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो हम वेट को ऐसे भी लिख सकते हैं डेंसिटी के टर्म में, मास को हम लिख सकते हैं रो इंटू में वॉल्यूम इंटू में जी। और जो स्फीयर की वॉल्यूम होती है, स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r की क्यूब। तो मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। जो वेट ऑफ स्फीयर है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा? स्फीयर की डेंसिटी स्फीयर की वॉल्यूम इंटू में जी, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब, ये तो हो गई वॉल्यूम। इसकी डेंसिटी में मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई में जी, माइनस जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा वो किसके इक्वल होगा? देखो वेट बराबर होता है mg के, m क्या होगा यहाँ पर? वो मास जो कि लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ है। मैं इसको लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी? उस फ्लूइड की जो डिस्प्लेस हुआ है, और वो जो कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसकी जो वॉल्यूम होगी वो वही होगी जो कि स्फीयर की वॉल्यूम, क्योंकि
जब स्फीयर नीचे जा रहा है तो जितनी उसकी वॉल्यूम होगी वो उतने ही वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर देगा। तो वेट ऑफ फ्लूइड इक्वल टू mg, m को मैंने लिखा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू में वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंटू में g। तो वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई r की क्यूब इंटू में डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इंटू में g। सो ये हो गया हमारा नेट फोर्स इनिशियल जब वो एंटर कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस तरफ लिखूं मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये मास किसका, फोर्स किस पर निकाल रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट पर, यानी कि स्फीयर पर, तो स्फीयर का मास होगा ये अपॉन में 4/3 पाई आर की क्यूब, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, जी भी कॉमन ले लेता हूँ, और अंदर बचेगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब देखो मास हमने यहाँ पर यूज किया था जब हम वेट ऑफ स्फीयर हमने निकाला था, तो वहाँ पर mg लिखा था। अब मास इक्वल टू कितना होता है, मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, जो मैंने यहाँ पर बताया था, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास यहाँ पर हम लिख रहे हैं किसका, स्फीयर का, तो डेंसिटी लेंगे स्फीयर की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लेंगे स्फीयर की 4/3 पाई रेडियस की क्यूब इंटू में ए एक्सेलरेशन एज इट इज, और इधर ये पूरा एज इट इज लिख लो 4/3 पाई आर की क्यूब जी डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब देखो यहाँ पर 4/3 पाई आर की क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, तो रो को हम नीचे ले आएंगे तो ए इक्वल टू रो माइनस रो डैश इंटू में जी अपॉन में डेंसिटी। ध्यान रखना रो क्या है डेंसिटी ऑफ स्फीयर, रो डैश क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब व्हेन द स्फीयर अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी, तो मैंने आपको बताया था टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी होती है कांस्टेंट और एक्सेलरेशन होता है 0। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे नीचे जाएगा तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब उस पर नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, तो तभी तो ये अपनी जो टर्मिनल वेलोसिटी उसको अटेन कर पाएगा। तो मैंने लिखा है व्हेन स्फीयर अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। तो एक तरह से अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन देखें जो पहले था और जो बाद में था एवरेज एक्सेलरेशन, तो पहले कितना था वो a, बाद में कितना हो गया 0 और अपॉन में 2। देखो a को तो हमने निकाला था, यानी कि ये है इसका हाफ हो जाएगा अब, तो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा 1/2 इंटू में डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू में g, और अपॉन में क्या आएगा डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि स्फीयर। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल टू 2/9 रेडियस का स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू में जी। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अब हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, इसमें कहा है कि सो दैट द टाइम टेकन टू अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लूइड डेंसिटी। तो मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम t वो हो गई vt यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसने टाइम लगा t। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 0, और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करके अपनी कुछ फाइनल स्पीड एक्वायर कर ले तो v इक्वल टू यू प्लस at हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ऐसी जो इक्वेशन है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन वो तब इस्तेमाल करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो v इक्वल टू यू प्लस at मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अब v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो एक्सेलरेशन इनटू में टाइम, ये हम यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन लेंगे। तो v क्या है फाइनल वेलोसिटी मतलब कि टर्मिनल वेलोसिटी, a हम ले रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन और t होगा टाइम। तो अब v की टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हमारे पास है, एक्सेलरेशन जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो हमने फाइंड करा हुआ है। अब सब वैल्यू पुट करते हैं और टाइम निकालते हैं। तो देखो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 r स्क्वायर ईटा रो माइनस रो डैश इंटू में जी, एवरेज एक्सेलरेशन 1/2 रो माइनस रो डैश जी अपॉन में रो इंटू में टाइम t। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ कॉमन क्या है, रो माइनस रो डैश इंटू जी, तो इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। टारगेट क्या है टाइम को निकालना, तो 2 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो 2 × 2 4 हो जाएगा, रो को भी इस तरफ ले जाऊंगा तो जो फाइनल रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ 2 × 2 = 4 अपॉन में
9 आर स्क्वायर अपॉन में एटा इंटू में रो, तो टाइम आ जाएगा 4 अपॉन में 9 आर स्क्वायर रो अपॉन में एटा। और यही हमारा टारगेट था, टाइम निकालना। और इस टाइम में जो टाइम हमने फाइंड किया है, आप देखो इसमें भी कहीं पर भी रो डैश नहीं आ रहा है, वही तो हमें फाइंड करना था। सो दैट द टाइम टेकन टू अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लूइड डेंसिटी। तो यहाँ पर फ्लूइड डेंसिटी नहीं आ रहा है, ये वो टाइम है जब ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप किया गया, स्फीयर ड्रॉप किया गया और आफ्टर सम टाइम टी उसने टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करी। तो इतने समय में वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को एक्वायर करेगा 4 अपॉन में 9 आर स्क्वायर रो अपॉन में एटा। ये सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है और फ्लूइड की विस्कोसिटी कितनी है, उस पर इन्वर्सली।